हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करवाने जा रही हूँ, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे कि फिजिक्स क्या है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, मीन्स फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का सोसाइटी से क्या रिलेशन है, एंड फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर एंड फिजिक्स लॉस। तो फिजिक्स को पढ़ने से पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। देखिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो व्हाट इज साइंस? साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर मीन्स प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति का पढ़ाई जो आप करेंगे उसको हम कहते हैं साइंस। देखिए, प्रकृति में बहुत कुछ है, धरती है, चांद है, हवा है, मिट्टी है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों है? उनमें फूल खिलते हैं, उनमें पत्तियां होती हैं, पानी बहता है, ठीक है। इन सब को जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? साइंस। क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी धरती पे हैं, हवा है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब कुछ है। लेकिन आप जब इसको स्टडी करते हैं एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, तो उसको हम बोलते हैं साइंस। बाकी साइंस की बहुत सी डेफिनेशंस हैं, जैसे कि साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस, कि हमारे प्रकृति के चारों ओर बहुत सी वस्तुएं पाई जाती हैं, उनको एक्सप्लोर करना, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना, उनकी प्रिडिक्शन करना साइंस कहलाता है। बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड द नॉलेज वी ऑब्टेन अबाउट देम, जो भी नॉलेज हम प्रकृति में बसी हुई वस्तुओं का जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसको हम कहते हैं साइंस। या फिर साइंस की एक और डेफिनेशन है, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशंस। देखिए, बहुत सी डेफिनेशंस हैं, आपको एग्जाम में कोई एक ही डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन आपको बेसिकली पता होना चाहिए, आप किसी को बता सकें जब कोई आपसे पूछे कि साइंस क्या है, तो आपने सिंपल लैंग्वेज में बोलना है, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर में जो भी हमारे पास वस्तुएं पाई जाती हैं, जब हम उनको सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं, उनके साथ प्रिकॉशंस लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस सब से जो हम नॉलेज गेन करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइंस। देखिए, साइंस के वैसे तो बहुत से पार्ट हैं, बट साइंस को हम बेसिकली, बिकॉज हम 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम साइंस को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। एंड फिजिक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ साइंस which has developed strong and abstract theories। चलिए आइए, आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। एंड फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये विज्ञान की वो शाखा है which deals with the study of basic laws of nature and their exposure in different natural phenomena। जैसे कि देखिए, हवा चलती है, ये क्या है? ये फिजिक्स है। आप धरती के बारे में कोई चीज स्टडी करेंगे, वो फिजिक्स है। पानी बहता है, ये भी फिजिक्स है। आप प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं, रेनबो देखते हैं, जब आप हाथों को आपस में रब करते हैं तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है? एक हीट ऑब्जर्व होती है, गर्माइश का एहसास होता है, वो भी फिजिक्स है। जो एनर्जी आप ऑब्जर्व करते हैं डेली के डेली, जो सूर्य से आ रही है, वो क्या है? वो भी फिजिक्स है। एक पेड़ से सेब का गिरना भी फिजिक्स है। मेजरिंग टेम्परेचर, जैसे आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, किसी को फीवर हो जाता है तो हम थर्मोमीटर से उसका बुखार चेक करते हैं, उसका टेम्परेचर देखते हैं, वो भी क्या है? फिजिक्स है। तो मीन्स जितने भी नेचुरल फिनोमिना है, धरती, चांद, हवा का चलना, वाटर का फ्लो करना, नेचुरल जो फिनोमिना है जो प्रकृति में एग्जिस्ट करते हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं फिजिक्स। ऑल दीज डिफरेंट इवेंट्स इन नेचर, प्रकृति में जितने भी इवेंट्स जो घटते हैं, टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सम लॉज। लेकिन जितने भी इवेंट घटते हैं उनके पीछे कुछ सिद्धांत होते हैं। देयर आर सम बेसिक लॉज behind the events taking place in nature and study of these laws is called physics। और जब हम उन सिद्धांतों को स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स बेसिकली मीन्स अंडरस्टैंडिंग नेचर, प्रकृति को समझना भी फिजिक्स कहलाता है। अब देखिए,
प्रिंसिपल थ्रस्ट्स इन फिजिक्स हम एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, ठीक है। तो हमारे पास दो हैं, नंबर 1 यूनिफिकेशन एंड नंबर 2 रिडक्शनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान तरीके से हम समझने वाले हैं। देखिए नंबर 1 है यूनिफिकेशन। देखिए यूनिफिकेशन का आप समझते हैं ना, यूनिफाई करना मीन्स किसी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज द अटेम्प्ट टू यूनाइट, इकट्ठा करना वेरियस यूनिवर्सल लॉज एंड बेसिक फिनोमेना ऑफ नेचर इनटू अ सिंगल थ्योरी। जैसे कि एग्जांपल के साथ करेंगे, जैसे देखिए आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए उसमें एक पेड़ से सेब का गिरना भी ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है। अब जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, या फिर चांद का पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमना, ये भी क्या है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, ये भी क्या है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन हमने क्या किया है, इन तीनों इवेंट्स को हमने एक सिंगल थ्योरी में उसको पैक कर लिया है। और सिंगल थ्योरी कौन सी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। इन सभी लॉज को देखिए, धरती पे किसी चीज का गिरना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे न्यूटन ने कहा था कि एप्पल ट्री से जब सेब गिरा तो क्यों गिरा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी ग्रेविटेशन है। प्लैनेट्स का सूर्य के इर्द गिर्द घूमना या चांद का पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमना, ये भी क्या है, एक ग्रेविटेशन फोर्स है। टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, ये भी क्या है, ग्रेविटेशन है। तो हमने इन डिफरेंट इवेंट्स को जब एक थ्योरी में पैक कर लिया तो उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन, ठीक है। इट इज द अटेम्प्ट टू यूनाइट वेरियस यूनिवर्सल लॉज एंड बेसिक फिनोमेना ऑफ नेचर इनटू अ सिंगल थ्योरी। सिंगल थ्योरी कौन सी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन, ओके। एंड नंबर 2 एग्जांपल है मैक्सवेल। मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने क्या किया था, उन्हें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना, जितने भी करंट से रिलेटेड फिनोमेना थे और जितने भी चुंबकीय तत्व से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना थे, उनको एक सिंगल थ्योरी में पैक कर लिया। और उस थ्योरी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये भी हम धीरे धीरे अपनी स्टडीज में इसको स्टडी करेंगे, आप घबराइएगा मत। हम धीरे धीरे सभी ये जो जितने भी टर्म्स हम ले रहे हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, इन सबको हमने स्टडी करना है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जितने भी फिनोमेना थे उनको एक सिंगल थ्योरी में पैक कर लिया, उसको यूनिफाइड कर लिया, जिसको हम यूनिफिकेशन कहते हैं। और उस थ्योरी का नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये था यूनिफिकेशन, कि बहुत सी लॉज को या बेसिक फिनोमेना को एक सिंगल थ्योरी में पैक कर देना, उसको हम बोलते हैं यूनिफिकेशन, ओके। नंबर 2 है देखिए रिडक्शनिज्म। देखिए रिडक्शनिज्म का सिंपल मतलब होता है कि जिसमें हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, जैसे बहुत ही मान लीजिए कोई टिपिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमने एक टिपिकल प्रॉब्लम्स को उसके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, एक पार्ट, सेकंड पार्ट, इजी पार्ट्स में उसको हमने डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो उसको हम कहते हैं रिडक्शनिज्म, ठीक है। इट इज ए प्रोसीजर और थ्योरी दैट ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स डाटा और फिनोमेना इनटू सिंपलर टर्म्स, जिसमें कि टिपिकल किसी फिनोमेना को हम सिंपल टर्म्स में जब ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं रिडक्शनिज्म। या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, इट मींस मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ देयर पार्ट्स। कि कई बार हम बहुत सी टिपिकल या कॉम्प्लेक्स चीजों को हम उसके पार्ट्स में स्टडी कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए न्यूटन्स थ्योरीज ऑफ ग्रेविटी एंड मैकेनिक्स डिस्क्राइबिंग ऑल द मोशंस इन यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ फ्यू इक्वेशंस। क्योंकि न्यूटन्स की थ्योरीज को स्टडी करना इतना भी आसान नहीं। तो हमने क्या किया, उसको आसान बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला बना दिए, कुछ इक्वेशंस बना दिए। ये देखिए जैसे कि पहला फॉर्मूला है एफ मींस फोर्स, बल जिसको आप बोलते हैं, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, टू बॉडीज में, विच इज इक्वल टू जी। जी क्या है, एक कांस्टेंट है। इसको हम करेंगे यहाँ पे, आप धीरे धीरे देखिए चैप्टर्स आएगा आपका एक ग्रेविटेशन, जिसमें हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। m1 क्या है, मास ऑफ वन बॉडी, ठीक है। m2 क्या है, मास ऑफ सेकेंड बॉडी। और r क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो इन दोनों के बीच में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कितनी फोर्स लगती है,
F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। क्योंकि ऐसे तो फोर्स को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल था, तो हमने रिडक्शनिज्म से क्या किया, हमने ये देखिए इसको रिडक्शनिज्म कहते हैं कि हमने एक फॉर्मूला बना दिया, एक इक्वेशन बना दी जिसमें हमें पहली बॉडी का मास पता होगा, दूसरी बॉडी का मास पता होगा, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो पता होगा, जी की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। इस वैल्यू को जब पुट करते हैं हम, तो हम यहाँ से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जो इन दोनों बॉडीज में लग रही है। ये देखिए एक और है न्यूटन्स लॉ, दैट इज F12 इक्वल टू माइनस F21। जैसे सपोज करिए ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। अब देखिए बॉडी 1 बॉडी 2 पे फोर्स लगाएगी, मान लीजिए उसको हम कहते हैं F12 कि बॉडी 1 ने 2 पे फोर्स लगाई है। अब देखिए बॉडी 2 भी 1 पे फोर्स लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी, तो मान लेते हैं वो फोर्स है F21 कि बॉडी 2 ने 1 पे लगाई है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी लेकिन एक दूसरे से अपोजिट होंगी। तो देखिए इसको भी हमने न्यूटन थर्ड लॉ को भी हमने एक फॉर्मूला में जो है वो तोड़ दिया है ताकि समझने में आसानी हो। फिर देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है कि बॉडी का मास पता है हमें, बॉडी में कितना एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है वो पता है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम्स को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में किसी इक्वेशंस का रूप देके समझते हैं तो उसको हम कहते हैं रिडक्शनिज्म। तो ये थे हमारे दो प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स जिसकी वजह से फिजिक्स को पढ़ना समझना बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं। आगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। देखिए स्कोप से आप क्या समझते हैं, स्कोप क्या है फिजिक्स का, छोटी से छोटी चीज और उस छोटी चीज से लेके पूरी यूनिवर्स को समझना क्या है, स्कोप है फिजिक्स का। क्योंकि नेचर में तो देखिए हमारे पास हमारी प्रकृति में छोटी से छोटी वस्तु है, जैसे अब रेत का एक कण देख लीजिए, अगर उसको समझेंगे तो वो भी क्या है, फिजिक्स है। और अगर ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करेंगे तो वो भी क्या है, फिजिक्स है। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वास्ट। हम जनरली क्या कहते हैं कि स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वास्ट। स्कोप ऑफ फिजिक्स लाइज फ्रॉम मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर समझते हैं आप, पदार्थ, ठीक है, किसी भी पदार्थ के छोटे से छोटे पार्टिकल को समझने से लेके पूरे ब्रह्मांड को समझने तक को हम क्या कहते हैं, स्कोप ऑफ फिजिक्स। इट्स वेरी वास्ट। पर समझने के लिए हम क्या करते हैं, स्कोप ऑफ फिजिक्स को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए नंबर 1 मैक्रोस्कोपिक, नंबर 2 माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, स्कोप ऑफ फिजिक्स बहुत वास्ट है ना, समझ रहे हैं आप। तो इतना तो समझना बहुत मुश्किल है, जैसे एक लेक्चर में मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी। लेकिन हमने क्या किया है, स्कोप ऑफ फिजिक्स को दो पार्ट्स में तोड़ दिया है ताकि इजीली आप समझ सकें और उसको छोटे से छोटे पैराग्राफ्स में उसको खत्म कर सकें। ठीक है, तो पहला है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। देखिए फर्क है मैक्रो और माइक्रो। देखिए मैक्रो, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मीन्स लार्ज, बिग। ओके, सो मैक्रोस्कोपिक का क्या मतलब है, branch of physics, it is the branch of physics which deals with the activities that can be directly observed। जैसे चेयर, पेन, टेबल, जैसे आप अभी मोबाइल से ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीजें जो आपको ऑब्जर्व हो रही हैं, जिन चीजों को आप अपनी नेक्ड आई से देख रहे हैं विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, वो कहाँ आती हैं, मैक्रोस्कोपिक एरिया में, उनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। वही कह रहा है ना, देखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द एक्टिविटीज दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, जिनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। दिस इंक्लूड्स लाइक लेबोरेटरी, अगर आप लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेरिस्टेरियल, अगर आप धरती पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप किसी पेड़ को देख रहे हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं खड़े होके, अगला वाला इंसान आपको दिख रहा है, ये सारा किस में आता है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन में। एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, जैसे आप टेलीस्कोप से कई बार क्या है चांद देखते हैं, बिना टेलीस्कोप के भी आपको दिखता है चांद, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिखता, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, मैक्रोस्कोपिक डोमेन में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहे ग्लास ऑफ वाटर, अ कॉइन, अ रबर बैंड, अ स्प्रिंग,
वो चीजें जो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो किस डोमेन में आती हैं? मैक्रोस्कोपिक। जैसे आपने कॉपी लिया है, पेन लिया है, आप नोट्स बना रहे हैं, आप लिख सकते हैं, तो ये सब क्या है? मैक्रोस्कोपिक। ओके। और क्लासिकल फिजिक्स जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है उसको हमने कहा है कि क्लासिकल फिजिक्स मेनली डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, फिजिक्स की भी बहुत सी देखिए टाइप्स हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो मेनली किससे डील करती है? मैक्रोस्कोपिक लेवल से। और क्लासिकल फिजिक्स में कौन सी फिजिक्स की टाइप्स हैं जो आती हैं? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, साउंड, ये सब चीजें किसमें आती हैं? क्लासिकल फिजिक्स में, जो कि डायरेक्टली डील करता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये सारी जितनी भी टाइप्स हैं फिजिक्स की हम सब पढ़ने जा रहे हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स क्या है? टेम्परेचर की स्टडी करना, उसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स, लाइट को स्टडी करना, साउंड, आवाज को स्टडी करना। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जितनी भी थ्योरीज थी उनको स्टडी करना, मैक्सवेल ने उसको यूनिफाई कर दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, इन सब को जब हम स्टडी करेंगे तो वो सब कौन सी डोमेन को कवर करेंगे? मैक्रोस्कोपिक को। ठीक है, तो ये सारे आपके जो हैं वो पार्ट्स हैं 11th एंड 12th में चैप्टर्स के। तो ये सब क्या है? ये स्कोप ही तो हुआ, इनको पढ़ना भी तो स्कोप है ना। ठीक है, नंबर 2 देखिए माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मीन्स वेरी स्मॉल। ओके, वेरी स्मॉल, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर फिनोमेना। अब देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, जैसे सपोज करिए हमने सोडियम का एग्जांपल ले लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 8 1, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो सपोज करिए हमने एक सोडियम का जो है वो एटम ले लिया। वैसे तो आइसोलेटेड सोडियम को हम हमेशा केरोसिन ऑयल में रखते हैं बिकॉज इट्स वेरी एक्टिव, लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए ले रहे हैं, अदरवाइज इसको लेना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो सपोज करिए हमने इसका एटम यहाँ पे बना लिया। आपको पता है सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। देखिए अगर नहीं भी पता है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये सब चीजें डिटेल में अभी पढ़नी है। अभी जस्ट फॉर इन्फो मैं आपको बता रही हूँ कैसे होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर यहाँ पे कितने होते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबसे आउटर मोस्ट बाहर वाले शेल में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन गया? एटम। ठीक है, ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। ठीक है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का साइज कितना है? अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता दूं 10⁻⁻31 किलोग्राम, बहुत ही स्मॉल है। अगर आप इसको 1 डिवाइड बाय 1 करें तो यहाँ पे 30 जीरोज आएंगी, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना छोटा इलेक्ट्रॉन है। क्या आपने देखा है कभी? मैंने तो देखा नहीं। कब आपको मिले तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एटम का साइज क्या है? 10⁻⁻10 मीटर। न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस एटम से भी छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो मुझे तो ये चीजें दिखती नहीं है। तो वो चीजें जो हमें डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होती हैं, या फिर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड मॉलिक्यूलर फिनोमेना इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है, इट इज बेसिकली किसकी स्टडी है? ये एटम्स एंड न्यूक्लियाई। देखिए न्यूक्लियस है ना, इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? न्यूक्लियर। ठीक है, जैसे एटम का प्लूरल एटम्स बनेगा, न्यूक्लियस का प्लूरल बनेगा न्यूक्लियाई। ठीक है, तो बेसिकली एटम्स और न्यूक्लियस को स्टडी करना और उनका इंटरेक्शन विद एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उस सबको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है, या फिर जैसे इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, उनको भी स्टडी करना क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। और माइक्रोस्कोपिक डोमेन जो है वो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स किसको एक्सप्लेन करती है? मैक्रोस्कोपिक को। इट मीन्स अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। तो हमारे पास एक और फिजिक्स आती है विच इज कॉल्ड एज क्वांटम फिजिक्स, जो डायरेक्टली किससे डील करती है? माइक्रोस्कोपिक डोमेन से। छोटी छोटी चीजें जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन, और उसको कौन स्टडी करता है? क्वांटम फिजिक्स। और बहुत सी टाइप्स हैं क्वांटम फिजिक्स की, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स। तो ये था हमारे पास स्कोप ऑफ फिजिक्स, जो कि बहुत वास्ट है।
तो हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मीन्स बड़ी चीजें, ठीक है, जिसको कौन एक्सप्लेन करता है, क्लासिकल फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक मीन छोटी चीजें, दैट इज एटॉमिक, न्यूक्लियस की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं उसको कौन एक्सप्लेन करता है, क्वांटम फिजिक्स। अब देखिए एक्साइटमेंट, स्कोप एंड एक्साइटमेंट था ना, फिजिक्स इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग है। देखिए कैसे, जैसे इट स्टडीज द फिनोमेना एट वेरी स्मॉल लेंथ, जैसे न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर है, इसको कौन स्टडी करता है, फिजिक्स। साइज ऑफ द न्यूक्लियस को कौन स्टडी करता है, फिजिक्स। और दूसरी तरफ अगर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना को स्टडी करना हो जिनका साइज कितना होता है 10⁻26 मीटर, तो उसको भी कौन स्टडी करता है, फिजिक्स। तो एक्साइटिंग देखिए, इसमें जो अद्भुत जो बिहेवियर है वो देखिए क्या है कि छोटी, इतनी छोटी वस्तु को भी कौन स्टडी कर रहा है, फिजिक्स। इतनी बड़ी वस्तु को भी कौन स्टडी कर रहा है, फिजिक्स। यही है चौंका देने वाली बात फिजिक्स में, छोटी से छोटी वस्तु को भी यही स्टडी कर रहा है, बड़ी से बड़ी को भी। अब देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस है स्केल का, 10⁻40 का डिफरेंस है दोनों में, 10⁻⁻14 और 10⁻26 मीन्स 10⁻40 जो फैक्टर है ये बहुत बड़ा है, और इसके सबसे छोटे पार्ट और सबसे बड़े पार्ट तक हम जाएं तो सारी स्टडी क्या है, फिजिक्स। मीन्स छोटी सी वस्तु से बड़ी वस्तु तक जो स्टडी है वो क्या है, फिजिक्स। दैट्स वाई हम कहते हैं कि फिजिक्स इज वेरी एक्साइटिंग सब्जेक्ट। ओके, इट स्टडीज द रेंज ऑफ द टाइम। अब देखिए ये तो लेंथ की बात थी ना, अब अगर हम टाइम को स्टडी करते हैं तो देखिए टाइम में 10⁻⁻22 सेकेंड, देखिए एक सेकेंड का तो हमें पता नहीं चलता कब हो जाता है, और हम बात कर रहे हैं कि फिजिक्स 10⁻⁻22 सेकेंड को भी स्टडी करता है और 10⁻18 सेकेंड्स को भी स्टडी करता है। देखिए कितना एक्साइटिंग है, छोटे से छोटा टाइम, बड़े से बड़ा टाइम। अब अगर हम मास की बात करें, भार की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमने देखा था अप्रोक्सीमेटली 10⁻31 किलोग्राम, इसको भी फिजिक्स स्टडी करता है। और मास ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का भार कितना है, 10⁻55 किलोग्राम, उसको भी कौन स्टडी करता है, फिजिक्स। That's why physics is very exciting subject. That is extreme levels. Extreme level का आप समझते हैं, मीन छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी, दोनों एक्सट्रीम है। देखिए एक्सट्रीम देखिए ना, 10⁻⁻14 इतना छोटा और 10⁻26 इतना बड़ा, ठीक है। तो एक्सट्रीम लेवल्स होते हैं, तो इन एक्सट्रीम लेवल्स को, लेंथ का वो लेवल, टाइम का वो लेवल, मास का लेवल हो, इन सबको कौन स्टडी करता है, फिजिक्स। सो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स लाइज इन मेनी वेज, और भी बहुत सी डेफिनेशंस हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्सप्लोरिंग न्यू एक्सपेरिमेंट्स टू स्टडी न्यू थ्योरीज ऑफ नेचर, टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। कोई प्रकृति में कोई ऐसी गुप्त चीजें हैं जिनको आप अनलॉक करना चाहते हैं, वो भी क्या है, फिजिक्स है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है। एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ फिजिक्स लॉज टू मेक यूजफुल डिवाइसेस, अगर आपने कोई डिवाइस बनाना है, आपने कोई नया यंत्र बनाना है, ठीक है, आपने उसमें फिजिक्स के कुछ लॉज यूज करने हैं, तो वो भी बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट है फिजिक्स का। फिलहाल देखिए ये है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अगर आपने एग्जाम में लिखना हो तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वास्ट, इट लाइज फ्रॉम मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स टू एंटायर यूनिवर्स, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में लिख देंगे, टाइप्स लिख देंगे, ठीक है, मैक्रोस्कोपिंग में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे। इतना कुछ बनाने की आपको जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, आप नोट्स में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट एग्जाम में आप देख लीजिएगा आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा लिखेंगे, जैसे कि लेंथ के बारे में लिख दिया, इतना एक्सप्लेन करती है फिजिक्स, टाइम के बारे में लिख दिया और मास के बारे में लिख दिया, एंड दैट्स इट। आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ठीक है। फिजिक्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये कहा भी जाता है ऐसा कि फिजिक्स इज द हार्ट एंड टेक्नोलॉजी इज द बॉडी ऑफ द साइंस, कि अगर हम विज्ञान को यहाँ रखें तो विज्ञान का जो दिल है वो क्या है, फिजिक्स, और जो बॉडी है विज्ञान की वो क्या है, टेक्नोलॉजी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि फिजिक्स कितना ही सुंदर सब्जेक्ट है, कि पूरी की पूरी साइंस जो है वो सारी फिजिक्स पे ही डिपेंड करती है। जैसे सपोज करिए आपने एक साइकिल बनाई, ठीक है,
आपने साइकिल बना ली एक, ठीक है। तो अब देखिए साइकिल से क्या हुआ, एक तो पैदल चले आप तो आपको थकावट ज्यादा हुई, साइकिल से क्या होगा, आपकी थकावट भी कम होगी, और एक नई टेक्नोलॉजी है ये, अभी तो बहुत पुरानी हो गई है पर हम उस समय की बात कर रहे हैं जब साइकिल बनी होगी। तो क्या हुआ होगा देखिए, साइकिल बनने से एक तो दूरी जितनी भी थी, जो बहुत दूर लोगों को जाना पड़ता था, वो दूरी को तय करना कितना हो गया, आसान हो गया, ठीक है। थकावट कम हो गई, ठीक है। समय कम लगा, ठीक है, कितनी बचत हो गई देखिए आप, है ना। तो ये साइकिल है, ये किससे रिलेटेड है, सोसाइटी से। कौन यूज करेगा इसको, सोसाइटी। बेनिफिट किसको हो रहा है, समाज को। आप समझ रहे हैं, फिजिक्स ने बनाया टेक्नोलॉजी को, ये देखिए टेक्नोलॉजी आपके सामने, और बेनिफिट किसको हुआ, सोसाइटी को। तो इस तरीके से बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके घरों में आपकी मदर्स जो है वो मिक्सर ग्राइंडर यूज करती हैं, तो उससे क्या है, जो कूटने में इतना समय लगेगा, मिक्सर ग्राइंडर से क्या हुआ, झटपट से अनियन है, टमाटोस हैं, जो भी आपकी मॉम को यूज करना है, वो बहुत कम समय में, इवन हाफ मिनट या 1 मिनट में काम जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या है, समय भी बचता है, थकावट भी कम होती है, और खाना भी नो डाउट बहुत टेस्टी बनता है। तो मीन्स फिजिक्स डायरेक्टली कनेक्टेड है टेक्नोलॉजी से, और ये जो सारा बेनिफिट है ये किसको जाता है, सोसाइटी को। दैट्स व्हाई वी कॉल फिजिक्स इज द हार्ट एंड टेक्नोलॉजी इज द बॉडी ऑफ द साइंस, ठीक है। और कई बार देखिए टेक्नोलॉजी भी नई फिजिक्स को जन्म देती है, ऐसा नहीं है कि हर बार फिजिक्स ही नई टेक्नोलॉजी को लेके आएगी, कई बार टेक्नोलॉजी भी फिजिक्स के कुछ लॉज हैं जिनको जनरेट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू बिल्ड अप अ रॉकेट वी हैव टू अंडरस्टैंड लॉज ऑफ ग्रेविटी। ऑब्वियसली रॉकेट को कहाँ जाना है, स्पेस में, ठीक है। तो उसके लिए हम किसको स्टडी करेंगे, लॉज ऑफ ग्रेविटी। डिस्टेंस स्टडी करेंगे, मूवमेंट स्टडी करेंगे, कहाँ पे, स्पेस में बॉडीज अगर मूव करती हैं तो उनमें क्या दूरी है, कितनी मूवमेंट है उनकी, लॉज ऑफ ग्रेविटी को हमें समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। तो एक रॉकेट को बनाने के लिए हमें फिजिक्स की पूरी स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी स्टडी करेंगे फिजिक्स के लॉज की, लॉज ऑफ ग्रेविटी की, हाउ आवर यूनिवर्स वर्क्स, तब जाके एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म होगा, ठीक है। ये तो एग्जांपल हो गया कि फिजिक्स गिव्स राइज टू टेक्नोलॉजी। बट वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स इन लाइफ जहां पे भी क्या है कि कई बार टेक्नोलॉजी जो है वो फिजिक्स को जन्म देती है, ठीक है। अब देखिए हम ये देखेंगे कि सारा बेनिफिट किसको जा रहा है, सोसाइटी को। जैसे स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी नेम्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी। देखिए जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, ठीक है, पहले लैंडलाइन फोन्स होते थे, तो उसमें क्या था, अगर मार्केट जाएंगे तो क्या उस तार को अपने साथ लेके जाएंगे, आप समझ रहे हैं कितना मुश्किल होगा। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी देखिए आई है ना, कितना बेनिफिट हो गया है इससे, आप कहीं भी मोबाइल लेके जा सकते हैं, आसानी से बात हो रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो लॉस हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी को बनाया जिसको हमने नाम दिया वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो गैजेट्स यूज कर रहे हैं, सेल फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, टीवीज हैं, रेडियोस हैं, सो दैट कि हमारे में जो कम्युनिकेशन है वो आसान तरीके से हो जाए। अब देखिए जैसे कोविड-19 के पैंडेमिक में आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो ये किसकी देन है, वायरलेस टेक्नोलॉजी की। दैट्स व्हाई फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये जो भी नई टेक्नोलॉजी बनाएगा उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको होगा, सोसाइटी को। सो इन द होल वी कैन से दैट न्यू टेक्नोलॉजीज, डिस्कवरीज, डेवलपमेंट्स इन फिजिक्स हैव चेंज्ड आवर लाइफस्टाइल। कि फिजिक्स की नई टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे जीने के ढंग को ही बदल दिया है। लेकिन बच्चे ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आपने टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव वे में लेके जाना है या नेगेटिव वे में। बिकॉज अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं टेक्नोलॉजी के तो नेगेटिव भी हैं, पर मेरी आपको हमेशा ओपिनियन रहेगी कि टेक्नोलॉजी को हमेशा आप पॉजिटिव वे में ही यूज करिए, देन सक्सेस आपके कदमों में होगी, आपको यहाँ कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली लिख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लिया, साइकिल का एग्जाम्पल ले लिया, या रॉकेट का एग्जाम्पल ले लिया, या जो भी आप एग्जाम्पल लेना चाहें, इसमें आपने लिखना है कि फिजिक्स गिव्स राइज टू टेक्नोलॉजी, ओके। और टेक्नोलॉजी का मेन जो बेनिफिट है वो किसको जाता है, सारा सोसाइटी को, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस, फिजिक्स का बाकी साइंसेस के साथ भी रिलेशन है। रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद मैथ्स, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद केमिस्ट्री, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद बायोलॉजी, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद जियोलॉजी। बहुत सी ऐसी ब्रांचेस हैं जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है फिजिक्स के साथ।
इसलिए कहा जाता है फिजिक्स इज द हार्ट ऑफ द साइंस। जैसे सपोज करिए बायोलॉजी है, आपने माइक्रोस्कोप बनाया है, आपने सपोज करिए आपने एक चींटी की टांगे ही देखनी है कि कितनी है, कैसी हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपने एक्सरे कराना है, ठीक है, तो आप एक्सरे करवाते हैं ना, इसमें हम क्या देखते हैं, बोन में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, बोन में कोई फ्रैक्चर, ठीक है। तो एक्सरे, ये टेक्नोलॉजी आई कहाँ से है, फिजिक्स से। इसने हेल्प किसको किया है, मेडिकल साइंसेस को, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना कि फिजिक्स की जो भी टेक्नोलॉजी है वो कहाँ यूज हो रही है, बाकी सब ब्रांचेस में, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है, चाहे जियोलॉजी है, चाहे मैथमेटिक्स है, तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, सारा फिजिक्स पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। सबसे पहले देखिए फंडामेंटल का मतलब क्या है। देखिए फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मीन जिसपे हर चीज निर्भर करती है, या आप मान लें कि जैसे नींव, फिजिक्स की नींव, साइंस की नींव जो किस पे आधारित है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। प्रकृति में, फोर्सेस मीन्स बल, प्रकृति में कुछ ऐसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट फोर्सेस हैं जिनको हमने स्टडी करना है, और हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर है, ठीक है। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 4 वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 तरह की फोर्सेस हैं जिनको हमने आज तो हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे, क्योंकि 11th और 12th में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस के साथ, ये फोर्सेस हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। आप सिंपली लिख सकते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, क्योंकि फंडामेंटल फोर्सेस को स्टडी करना भी फिजिक्स ही कहलाता है, ठीक है। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। न्यूटन ने कहा था कि फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस, उनके भार की वजह से जो दो बॉडीज में फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पे तो मासेस थे ना, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, जैसे पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो आपको पता है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पुश करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस है, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज आकर्षित करेंगे, ठीक है। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अगेन पुश करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो स्टडी है ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए न्यूक्लियर फोर्स क्या है। देखिए हमने अभी एग्जांपल लिया था ना सोडियम का, कि ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ऐसा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे थे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे था हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स है उसको स्टडी करने को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखिए इस न्यूक्लियस के बाहर क्या रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, बट न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स और दूसरा पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन्स। तो ये दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो इतनी छोटी सी जगह में, कितनी छोटी जगह, 10⁻⁻15 मीटर जगह में जो आपस में बैठे हैं, इनमें क्या फोर्स है, उस फोर्स को हम स्टडी करेंगे, विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स, द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल बीटा डिके। देखिए ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर सेक ऑफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि वीक न्यूक्लियर फोर्स भी एक फंडामेंटल फोर्स का ही पार्ट है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज करिए इसके लिए हमारे पास 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ठीक है। बॉडी ए का मास m1, बॉडी बी का मास m2, और दोनों कितने दूरी पर हैं, लेट अस से द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज r, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। वेयर G, ये G क्या है, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप याद रखेंगे, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। ओके, ये यूनिट से भी आप घबराइए मत, नेक्स्ट चैप्टर में हम यूनिट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए विशेषताएं क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 1, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर,
कि दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को आकर्षित ही करेंगी। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, मीन्स अगर दो बॉडीज बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, तब भी ये फोर्स उन दोनों बॉडीज में लागू होगी। ठीक है, अगर बहुत दूरी पे भी हैं दो बॉडीज तब भी ये फोर्स जो है उनमें लागू होगी। तो इस फोर्स को हम कहते हैं इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो इसको ध्यान से समझिए बच्चे। देखिए फोर्स हमने क्या पढ़ा, F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ये देखिए इनवर्स स्क्वायर, देखिए डिस्टेंस स्क्वायर में है, ठीक है, स्क्वायर हो गया प्रूव। इनवर्स मींस डिवीजन में है, सामने नहीं है, न्यूमरेटर में नहीं है, अंश में नहीं है, हर में है, डिनोमिनेटर में है। तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं। अगर g कांस्टेंट है, m1 कांस्टेंट है, m2 कांस्टेंट है, तो इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, जब डिस्टेंस स्क्वायर में हो और इनवर्स में। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं। द फोर्स गवर्न्स द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ, ये जो आप टीवी देख रहे हैं, हवा में जो सिग्नल चलते हैं, उस सिग्नल की वजह से आप जी टीवी देख रहे हैं, स्टार टीवी देख रहे हैं, वो सब क्या है, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ, ये भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। मोशन ऑफ अर्थ एंड प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो आप तो अपना सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, वो भी क्या है, सारा ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही डिपेंड है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। एंड इट इज ए सेंट्रल फोर्स, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी कि सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब होता है। अभी तक आप सिर्फ याद रखिए कि सेंट्रल फोर्स क्या है। एंड नंबर 6, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये विशेषताएं आपने याद कर लेनी है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके लिए क्या है, हमारे पास दो चार्जेस हैं, चार्ज 1 एंड चार्ज 2। लेट अस से चार्ज 1 is q1, चार्ज 2 is q2, और दोनों के बीच में कितनी दूरी है, r। ठीक है, तो फोर्स कैसे दी जाती है, F इक्वल टू स्मॉल k q1 q2 ओवर r स्क्वायर, फिर k इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये जो रिलेशन है ना, इसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। साइंटिस्ट थे कूलम, उन्होंने ये रिलेशन दिया था, इसलिए इसको हम कूलम फोर्स भी बोलते हैं, इस फोर्स को हम कूलम फोर्स भी बोलते हैं, या फिर इस पूरी इक्वेशन को हम कूलम्स लॉ भी बोलते हैं, कूलम्स लॉ। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है k की, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। अब देखिए विशेषताएं क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, और देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स में दो मासेस थे। ठीक है, नंबर 1, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंड अपॉन द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ऑब्वियसली अगर दो चार्ज पॉजिटिव हैं तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पुश करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या फिर पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो इस केस में वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तभी ये कहता है ना कि दिस फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है पोलैरिटी। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इसको हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। आपको को पूछे पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है, किसी चार्ज को हम पॉजिटिव लिखते हैं, किसी को नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव जो दो चार्जेस को हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसको हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। एंड इट इज ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स, अगर दो चार्जेस बहुत दूरी पे भी हो तब भी ये फोर्स लागू होती है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये देखिए डिस्टेंस स्क्वायर में है और इनवर्स में है, इट मीन इट ऑल्सो ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। एंड एग्जाम्पल क्या है, दिस फोर्स गवर्न्स द मोशन ऑफ मैटर ड्यू टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन प्रोटॉन में। ठीक है, खैर प्रोटॉन प्रोटॉन में तो हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं, बट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तक हम बात जब करें, इलेक्ट्रॉन्स तक, तब हम कह सकते हैं कि वो कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड इट इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स, it is a conservative force and it is 10⁻36 times stronger than gravitational force। देखिए ग्रेविटेशन, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको मैं Fe से लिखूं तो ये 10⁻36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ी है। इट मींस इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जापानीज साइंटिस्ट युकावा। ओके, और करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया, न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगती है, न्यूक्लियस के अंदर। जब हम एटम की बात कर रहे हैं, एटम, तब
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये वाली। अभी हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो फोर्स लग रही है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। वाई शॉर्ट रेंज? क्योंकि सिर्फ यहीं पे लगेगी, इसके बाहर नहीं लगेगी, और इसका साइज क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर, इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। और ये कहाँ लगती है? जितना साइज ऑफ न्यूक्लियस है, और साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है 10⁻⁻15 मीटर। इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती है। इट इज नॉट सेंट्रल फोर्स, it is not central force, it is not conservative force, and it is 10⁻² times electromagnetic force and 10⁻38 times this gravitational force. It means gravitational force से भी strong है ये, और electromagnetic force से भी strong है। अब फोर्थ आती है, देखिए weak nuclear force. It is not weak as gravitational force. देखिए आप ये मत समझिए कि ये सबसे वीक है, सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे, ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बट वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, इतनी रेंज पे लगती है 10⁻⁻18 मीटर, और इन बीटा डिके इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो आर एमिटेड। आप जस्ट याद कर लीजिए इसको, ये कोई इतनी ध्यान देने वाली बात नहीं है क्योंकि ये फोर्स आपके सिलेबस में बेसिकली है ही नहीं, पर जस्ट सेक ऑफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि इन बीटा डिके इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलते हैं, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाया है मैंने, नेम ऑफ द फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियस, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ को 1 मान लें तो ये 10⁻⁻2 टाइम्स वीक हो गई, ये 10⁻⁻13 टाइम्स वीक हो गई। इससे इससे इसकी स्ट्रेंथ को हमने 1 मान लिया ना, एक सबसे बड़ा है। इन चारों क्वांटिटीज में, इन चारों वैल्यूज में से देखिए आपको पता है कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, ये। इट मींस न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सबसे वीक कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरे नंबर पे जो स्ट्रेंथ आती है फोर्स की, दूसरे नंबर पे जो स्ट्रॉन्ग है फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरे नंबर पे वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथे नंबर पे सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि कितनी कम है देखिए इससे, 10⁻⁻38 टाइम्स, ठीक है। और रेंज, न्यूक्लियर फोर्स की रेंज कितनी है न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, इन्फिनिटी तक चलती है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 10⁻⁻18 मीटर तक ही रहती है। तो इट मीन्स फ्रॉम दिस टेबल इट इज क्लियर दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, ना कि वीक न्यूक्लियर फोर्स वीक नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक है। यहाँ हमने वीक क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स दो तरह की, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। अदरवाइज वीकेस्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब देखिए नेचर ऑफ फिजिक्स लॉज। द बेसिक फिनोमिना अकरिंग इन नेचर आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लॉज। अब देखिए जैसे सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, अर्थ है, किसके इर्द गिर्द घूम रही है? सन के। तो इसको स्टडी करने के लिए हमने कुछ सिद्धांत पढ़े होंगे, ठीक है। लॉज ऑफ फिजिक्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो कहते हैं कि प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? किन्हीं सिद्धांतों पे। अब ऐसे तो हवा में बात नहीं ना कर सकते आप, ठीक है। कुछ सिद्धांत होंगे जिन सिद्धांतों पे हमने उन जो घटनाएं हैं जो नेचर में घट रही हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल दीज लॉज आर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। और देखिए जितने भी सिद्धांत हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, जैसे फोर्स की जरूरत पड़ रही है हमें, हमें मास की जरूरत पड़ रही है, हमें चार्ज चाहिए, ठीक है, हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है। तो ये सब फिजिक्स लॉज जितने भी हैं, सिद्धांत जितने भी हैं, वो किन टर्म्स में एक्सप्लेन किए जा सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे कि चार्ज दिया है, मास दिया है, एनर्जी है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सब अभी हमने पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। कौन? चार्ज, मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, कभी नहीं
बदलती। कब? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पे ना लगे। मीन्स अगर हम बाहर से कोई बल नहीं लगा रहे हैं तो चार्ज, मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, और यहीं से ही हमारे कुछ लॉस हैं जो निकल कर आए हैं, जैसे कि नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन मीन्स कांस्टेंट रहना किसी चीज का। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सभी हमने पढ़ने हैं, आप घबराइएगा मत। सिर्फ हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस अपना फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसमें नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ का एक टॉपिक है, जिसमें आपने लिखना है कि द बेसिक फिनोमिना ऑकरिंग इन नेचर। जितनी भी प्रकृति में घटनाएं घट रही हैं वो सारी किसके बेस पे एक्सप्लेन की जाती हैं? सर्टन लॉज, कुछ लॉज हैं, और उन लॉज को हम किस टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए आ गया ना रिडक्शनिज्म, कि सिद्धांत को पढ़ना तो मुश्किल है, तो हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, चार्ज की फॉर्म में, मास की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। और ये सब चीजें जब कांस्टेंट रहें, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, वो एक लॉ बन जाते हैं। ठीक है, द लॉज एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज इन नेचर आर नोन एज कंजर्वेशन लॉज। जिसमें कि ये लॉज हैं हमारे पास, जो हमने धीरे धीरे अभी अपने सिलेबस में कवर करने हैं। आप अभी इतना ही लिखेंगे यहाँ पे, अगर आप इतना सा पैराग्राफ लिख देते हैं और ये नाम लिख देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, तो ये आपका नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ का टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है। तो है क्या इसमें कि नेचर में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो किस पे हैं? सब सिद्धांतों पे डिपेंड करती हैं, और उन सिद्धांतों को हम किस टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं? सम फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि चार्ज, मास, एनर्जी, ये सब कांस्टेंट रहती हैं टर्म्स। कब कांस्टेंट रहती हैं? जब कोई बाहर से फोर्स ना लगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का चैप्टर विच इज कॉल्ड एज फिजिक्स वर्ल्ड, जिसमें हमने क्या पढ़ा? साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है। ठीक है, फिजिक्स में हमने ये भी पढ़ा कि मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या है, स्कोप के बारे में पढ़ा। फिजिक्स कितना सुंदर सब्जेक्ट है, जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी बनती है जब इससे, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको होता है? सोसाइटी को होता है। हमने देखा कि हमारी प्रकृति में 4 तरह की जो मेन फोर्सेस हैं एग्जिस्ट करती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, और हमारे पास एक वीक फोर्स है। ठीक है, लास्ट में हमने कंजर्वेशन लॉज पढ़े हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था फिजिक्स वर्ल्ड, जो कि कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।